दोस्तों, विशेषण की कक्षा के बाद अब हम क्रिया की कक्षा को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि क्रिया का अर्थ क्या होता है। क्रिया का अर्थ है किसी कार्य का करना या होना। इसके बिना वाक्य अपूर्ण एवं अस्तित्वहीन होता है। क्रिया के बिना कार्य या कोई भी वाक्य जो हम पढ़ते हैं वो अपूर्ण होता है, हमें पूरी जानकारी वाक्य में नहीं मिलती। तो क्रिया का मतलब होता है जब हम कोई कार्य करते रहते हैं तो वह क्रिया होता है। तो क्रिया की परिभाषा क्या होगी? किसी भी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो क्रिया कहलाते हैं। इसको चलिए उदाहरणों के द्वारा हम देखते हैं। जैसे उदाहरण क्या है? बगिया में फूल खिलते हैं, सूरज पूरब दिशा में निकलता है, अध्यापिका बच्चों को पढ़ाती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि खिलना, निकलना और पढ़ाना, ये तीनों क्या हैं? क्रिया हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमें इस उदाहरण में बगिया में फूल खिलने अर्थात खिलने की क्रिया के होने का पता चल रहा है। सूरज पूरब दिशा में निकलता है, तो हमें यहाँ सूरज के पूरब दिशा से निकलने का ज्ञान हो रहा है। निकलना जो है वो क्रिया है, निकलने की क्रिया हो रही है सूरज की। और यहाँ पे तीसरे वाक्य में नंबर 3 में अध्यापिका बच्चों को पढ़ाती हैं, तो पढ़ाना भी एक क्रिया है। क्रिया के द्वारा ही कार्य संपन्न होते हैं। यहाँ पढ़ाने का कार्य अध्यापिका कर रही हैं, तो यह क्रिया हुआ। अर्थात हम ये कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि कोई भी काम जब हम करते हैं तो वह क्रिया होती है। हमारे द्वारा किया गया कोई भी काम क्रिया कहलाती है, जिसे हम कार्य कहते हैं। तो क्रियाएं कुछ होती कैसी हैं? कुछ क्रियाएं स्वयं घटित होती हैं और कुछ क्रियाएं संपन्न होती हैं हम मनुष्यों के द्वारा, और कुछ क्रियाएं स्वयं संपन्न होती हैं, वो प्रकृति के द्वारा होती हैं, और जो संपन्न होती हैं उसे हम लोग करते हैं। तो जैसे तारे चमकते हैं, तो यहाँ पर जो चमकने की क्रिया है वह प्राकृतिक है, प्रकृति द्वारा हो रही है। तो यह स्वयं होती है, अपने आप होती है, स्वयं घटित होती है। तारों का चमकना फिर न चमकना, चमकना फिर, वो अपना सबका समय निर्धारित है, आने पे वो चमकने लगता है। माँ खीर बनाती है, तो माँ के द्वारा खीर बनाया जा रहा है, यह कार्य संपन्न किया जा रहा है। तो यहाँ पर दो प्रकार की क्रियाएं हो गई। एक तो प्रकृति वाला जो कि खुद संपन्न होते हैं, और एक किया जाता है, संपन्न किया जाता है हम मनुष्यों द्वारा। वाक्य में क्रिया पर कुछ असर भी पड़ते हैं, तो उस असर पड़ने पर क्या होता है? तो क्रिया पर लिंग, वचन और काल का प्रभाव पड़ता है। ये विकारी शब्द के अंतर्गत आता है क्रिया, जो कि लिंग, वचन और काल के अनुसार बदलता रहता है। तो लिंग, वचन, काल का इस पर असर पड़ेगा, प्रभाव पड़ता है। चलिए कुछ शब्दों में हम देख लेते हैं एक आध उदाहरण के द्वारा कि लिंग का प्रभाव कैसे पड़ता है। जैसे एक उदाहरण है लिंग के लिए, लिंग का प्रभाव। तो यहाँ पे क्या होता है? दो वाक्य हैं। एक है नमन पढ़ रहा है, और दूसरा है निधि पढ़ रही है। निधि पढ़ रही है।
ये दोनों वाक्य जो हुए, पढ़ रहा है और पढ़ रही है, लिंग का प्रभाव है इस पर, क्योंकि नमन पुल्लिंग है और निधि स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर लिंग का भी असर क्रिया पर पड़ता है। फिर इसके बाद वचन, जैसे लड़की नाच रही है, लड़की नाच रही है, तो यहाँ लड़की नाच रही है और दूसरा वाक्य हो जाए कि लड़कियां नाच रही हैं, लड़कियां नाच रही हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, लड़की एक वचन को बता रही है, लड़कियां बहुवचन, तो यहाँ दोनों वाक्यों में वचन का प्रभाव है। फिर जैसे है कि बच्चे हॉकी खेल रहे हैं, बच्चे हॉकी खेल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, बच्चे हॉकी खेल रहे हैं और बच्चे हॉकी खेलेंगे, बच्चे हॉकी खेलेंगे। इन दोनों वाक्यों में क्रिया काल का प्रभाव है। बच्चे हॉकी खेल रहे हैं वर्तमान काल का वाक्य है और बच्चे हॉकी खेलेंगे यह भविष्य काल का वाक्य है, तो ये दोनों वाक्य काल से भी प्रभावित हुए हैं। परिभाषा जानने के बाद अब हम भेदों को देखते हैं कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो क्रिया का भेद करने से पहले विद्वानों ने क्रिया के भेद का आधार बनाया, जिसमें उन्होंने दो आधार बनाए। पहला आधार होता है कर्म के आधार पर और दूसरा आधार होता है रचना के आधार पर। तो कर्म के आधार पर भी क्रिया का विभाजन होता है और रचना के आधार पर भी होता है। तो देखते हैं कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। यहाँ कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। कौन कौन से दो भेद हैं क्रिया के? एक तो अकर्मक क्रिया है और दूसरा सकर्मक क्रिया है। तो क्रिया के दो भेद होने के बाद पहला देखते हैं, क्रिया का पहला भेद अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा होगी जिस क्रिया का फल कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है, अर्थात वाक्य में जिस क्रिया का कोई कर्म नहीं होता वह क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि क्रिया का जो फल है वह कर्म पर नहीं पड़ता है। वाक्य के तीन अंग होते हैं। वाक्य में तीन अंग होते हैं। पहला तो कर्ता होता है और दूसरा कर्म होता है और तीसरा क्रिया होता है। तो कर्ता जो होता है वह कार्य को करने वाला होता है। कर्म जो होता है इसी पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। ये एक दूसरे से डिपेंड है। ठीक है। क्रिया के भेदों में पहला है अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का फल
कर्म पर न पढ़कर कर्ता पर पड़ता है वह अकर्मक क्रिया होती है। अर्थात वाक्य में जिस क्रिया का कोई कर्म नहीं होता वह क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। वाक्य के तीन भाग मैंने बताए, कर्ता, कर्म और क्रिया। तो यहाँ पर कहते हैं कि कर्ता क्रिया का फल या प्रभाव जब कर्म पर नहीं पड़ता है तो वह और कर्ता पर पड़ता है तो वह अकर्मक क्रिया होती है। इसको उदाहरणों के द्वारा देखते हैं। सकर्मक क्रिया को देख के भी उदाहरणों के द्वारा हम इसको समझेंगे। तो दूसरा क्या है? सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, अर्थात वाक्य में जिस क्रिया का कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात वाक्य में जब कर्म नहीं होता तो वह अकर्मक क्रिया होगी, जब कर्म होगा तो वह सकर्मक क्रिया होगी। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद तो हमने जान लिए, दो होते हैं, एक सकर्मक एक अकर्मक। लेकिन अब ये सकर्मक अकर्मक क्रिया पहचाने कैसे? ये तो पहचानना भी तो मुश्किल है। तो इसके लिए देखते हैं कि अकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया से पहले क्या और किसे, क्या और किसे, ये दोनों शब्द लगाकर क्या करते हैं? हम क्रिया की पहचान कर सकते हैं। और उत्तर मिलने पर क्रिया सकर्मक क्रिया होगी तथा उत्तर न प्राप्त होने पर क्रिया अकर्मक क्रिया होती है। अब देखते हैं सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं। अकर्मक क्रिया का तो एक ही कर्म होता है, लेकिन सकर्मक क्रिया जब सकर्म है तो उसके भेद भी होते होंगे। तो सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, पहला है एक कर्मक क्रिया और दूसरा है द्विकर्मक क्रिया। तो ये एक कर्मक और द्विकर्मक क्या होते हैं, चलिए इसे देखते हैं। एक कर्मक क्रिया, जिस क्रिया का केवल एक ही कर्म होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया का केवल एक ही कर्म होता है उसे हम अकर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, जैसे कि पिताजी पत्रिका पढ़ रहे हैं, माँ जी खाना बना रही हैं। यहाँ पर पिताजी पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या पढ़ रहे हैं? पत्रिका पढ़ रहे हैं। माता जी बना रही हैं, क्या बना रही हैं? खाना। माता जी खाना बना रही हैं और पिताजी पत्रिका पढ़ रहे हैं। यहाँ पर क्या है? पिताजी पत्रिका पढ़ रहे हैं और माँ जी खाना बना रही हैं। तो यहाँ पर पढ़ने का कार्य का प्रभाव पत्रिका पर पड़ रहा है और बनाने का कार्य खाना पर पड़ रहा है प्रभाव। अब आता है द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया क्या होता है? जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं उसे हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। मतलब दो कर्म, मतलब अर्थात दो कर्म होते हैं। तो चलिए ये दो कर्म को हम उदाहरणों के द्वारा ही समझ सकते हैं। जैसे क्या है? सारिका ने सोनम को साड़ी दी, सोनम को साड़ी दी। यहाँ पर सारिका ने सोनम को साड़ी दी।
और दूसरा वाक्य है दादी ने बच्चों को कहानी सुनाई। तो इन दोनों वाक्यों में क्या होता है कि पहले वाक्य में सोनम और साड़ी, सोनम और साड़ी ये दोनों कर्म हैं, और दूसरे वाक्य में दादी ने बच्चों को कहानी सुनाई। तो इसमें क्या है, बच्चा, बच्चे और कहानी ये दो कर्म है। तो यहाँ पर एक तो बच्चा और कहानी, दूसरा सोनम और साड़ी। तो लेकिन ये जो द्विकर्मक क्रिया होती है, द्विकर्मक क्रिया में जो दो कर्म होते हैं इसकी विशेषता होती है। कैसे हम जानेंगे दो कर्म है? इसमें जो आपका पहला कर्म होता है वो क्या होता है, सजीव होता है, एक सजीव होता है, सजीव होता है। लेकिन जो दूसरा कर्म होगा आपका वह गौण कर्म कहलाएगा तथा निर्जीव होता है, दूसरा निर्जीव होता है। तो यहाँ पर एक सजीव एक निर्जीव, तो यहाँ पे एक मुख्य कर्म होता है तथा एक गौण होता है। तो जो मुख्य कर्म होता है, मुख्य, वह कैसा होगा, मुख्य कर्म निर्जीव होता है। जो गौण कर्म होता है वह सजीव होता है, गौण कर्म। इसी को फिर से देखते हैं कि द्विकर्मक क्रिया में क्या होता है, एक कर्म सजीव तथा दूसरा कर्म निर्जीव होता है। यहाँ पर हम कुछ सकर्मक क्रियाओं के उदाहरण रखते हैं। सकर्मक क्रिया जैसे खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, लेना, देना, सुनना, कहना आदि, ये सभी सदैव सकर्मक क्रिया है, मतलब हमेशा सकर्मक क्रिया के ही रूप में प्रयोग होते हैं। सकर्मक क्रियाएं ये अर्थात खाने का कार्य हम करेंगे तो हमारे हाथ पांव एक्टिव हैं, तो ये सकर्मक क्रिया है। पीना भी ये सकर्मक क्रिया है, पढ़ना भी सकर्मक क्रिया है, लिखना भी सकर्मक क्रिया है, लेना, देना, सुनना, कहना सब क्या है, सकर्मक क्रिया है। अर्थात जिसमें हम कार्य करते रहें वह सकर्मक क्रिया होगी। दोस्तों अभी तक तो हमने पढ़ लिया कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, लेकिन अब जो दूसरा आधार है क्रिया के भेद का वह है रचना का आधार। तो रचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं, जिसमें सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नामधातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया आती है। तो चलिए इन क्रियाओं को हम रचना के आधार पर जो दिए गए हैं इसको एक एक करके देखते हैं। इसमें क्या है, सामान्य क्रिया। जब वाक्य में केवल एक ही क्रिया का प्रयोग होता है तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। उदाहरण में जैसे मैंने किताब पढ़ी, पिताजी मिठाई लाए, पिताजी मिठाई लेकर आए थे, और मैंने किताब पढ़ी, तो यहाँ पे क्या है, एक ही क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो यह सामान्य क्रिया का अंतर्गत आएगा। एक ही क्रिया, तो यह सामान्य क्रिया होगी। अर्थात वाक्य में जब केवल एक ही क्रिया का प्रयोग होता है तो वह सामान्य क्रिया कहलाती है।
जैसे मैंने किताब पढ़ी, पिताजी मिठाई लाए, एक ही क्रिया हुई है तो यहाँ पे सामान्य क्रिया होगी। रचना के आधार पर दूसरा भेद है संयुक्त क्रिया। तो संयुक्त क्रिया क्या होता है? जब दो या दो से अधिक क्रियाओं से बने क्रियापद एक क्रिया के रूप में प्रयोग किए जाते हैं उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। अर्थात जब दो या दो से अधिक क्रिया मिलकर बनता है और वह वाक्य में प्रयोग भी किया जाता है तो वह संयुक्त क्रिया कहलाता है। जैसे शेर ने हिरण को मार डाला, दादी माँ घर में घुसकर घुसते ही बैठ गई। दोनों की मीनिंग समझ लो। फिर इसके बाद है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या होती है? संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों से प्रत्यय जोड़ने से बनी क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं करती है। अर्थात नाम धातु क्रियाएं वे होती हैं जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनती है। तो यहाँ पर देखते हैं संज्ञा से बने शब्दों के उदाहरण, जैसे बात, लात, हाथ, ये तीनों क्या है? संज्ञा है। तो बात से यहाँ होगा बतियाना। फिर ऐसे लात से होता है लतियाना, हाथ से होता है हथियाना। ये संज्ञा के बाद फिर देखते हैं सर्वनाम से, जैसे अपना। अपना से क्या होता है? अपनाना। मैं से क्या होगा? मिमियाना। ये दो उदाहरण, अपना और मैं जो है वो सर्वनाम शब्द हैं। तो इससे बनने वाले जो क्रिया शब्द होंगे तो वो सर्वनाम से बनने वाले क्रिया शब्द होंगे और नाम धातु कहलाएंगे। जैसे है विशेषण में है दोहरा, चिकना, ये क्या है? विशेषण है। तो इससे बनने वाले क्या होंगे? दोहरा से होगा दोहराना, और चिकना से होगा, चिकना भी क्या है? यह भी एक विशेषण है। तो इससे क्या होगा? चिकनाना। इससे बनेगा चिकनाना। फिर इसके बाद है भिन्न भिन्न। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि अनुकरणात्मक होते हैं लेकिन वह भी क्रिया के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे भिन्न भिन्न का होगा भिन्न भिनाना। नंबर 4 पर आती है रचना के आधार पर क्रिया में प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रेरणार्थक क्या? जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को काम करने की प्रेरणा देता है तो वह उसे वाक्य में क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। अर्थात जब कोई कार्य खुद ना करके किसी से करवाता है, उसको करने के लिए प्रोत्साहित करता है तो वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे शिक्षिका बच्चों से पाठ पढ़वाती है, शिक्षिका स्वयं न पढ़कर बच्चों से पाठ पढ़वाती है। दूसरा उदाहरण है अहम रोहन से गाड़ी धुलवाता है। अर्थात अहम रोहन से गाड़ी धुलवाता है। दोस्तों ये प्रेरक जो प्रेरणार्थक क्रिया होती है वो भी दो प्रकार की होती है, जिसमें प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और दूसरा है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया अजय ने पौधों को पानी दिया, कार्य कर लिया, अर्थात कर लिया। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया माँ निकिता से खाना बनवाएगी, अभी करेगी। प्रथम प्रेरणार्थक में कार्य किया और दूसरे में हो जाएगी या बनवाएगी।
तो खुद से करना वह क्या होता है, प्रथम प्रेरणार्थक, और करवाना द्वितीय प्रेरणार्थक होगा। फिर इसके बाद है पूर्वकालिक क्रिया। वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले यदि कोई क्रिया हो चुकी है तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे रोहन खाना खाकर सो गया, बच्चे कार्टून देखकर हंसने लगे। यहाँ पे क्या होता है, रोहन खाना खाकर सो गया, अर्थात खाना खाकर रोहन सो गया और बच्चे कार्टून देखकर हंसने लगे। तो यहाँ पे जो पूर्वकालिक क्रिया है वह क्या है, उसको हम कर लगा के क्रिया में कर सकते हैं। तो यह पूर्वकालिक क्रिया हुई या का पूर्व में कार्य होने का बोध होता है। जैसे दिया है नहाकर, खाकर, लिखकर, पीकर, दौड़कर, बैठकर, जाकर इत्यादि क्रियाएं क्या है, यह पूर्वकालिक क्रिया है।